सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम क्लास 10th का इंग्लिश का जो टॉपिक होता है बहुविकल्पी में, जो पोइट्री में क्वेश्चन आते हैं एक पैराग्राफ देके, वह पैराग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि जो चैप्टर है उसका अर्थ क्या होता है पोइट्री में। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी सेंट्रल आइडिया लिखने में। तो पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो। इसके दो पार्ट हैं, द डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। ठीक है, दोनों के जो लेखक हैं वो रॉबर्ट फ्रस्ट हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट। तो इतना तो हम लोग जान गए कि जो पहला चैप्टर है द डस्ट ऑफ स्नो और इसका सेकेंड पार्ट है फायर एंड आइस, ये किसने लिखे हैं? रॉबर्ट फ्रस्ट ने। अब हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में कहा क्या गया है। तो पहले ये जानते हैं इस चैप्टर में बोला क्या गया है। तो भारत में बहुत सारी मान्यताएं हैं, जो हम लोग ये बोल सकते हैं कुरीतियां हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई काली बिल्ली तो जाना नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं करना है। अब वो बिल्ली भी बेचारी बोल रही होगी कि हमने कौन सा पाप किया था जो रास्ता काट गए, तो ये लोग जाते नहीं क्या? सड़क इन्हीं की है क्या? तो इन्हीं कुरीतियों के बारे में क्या गया गया है इस चैप्टर में बताया गया है कि ये जो ऐसे हमने रिवाज मान लिए हैं, रीति, ये नहीं होते हैं। रियल में ये कुछ नहीं होते, सिर्फ हम लोगों ने मान रखे हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो, एक कौवा होता है। हम लोग कौवा जो होता है, हम लोग एक तो वो पूरा काला होता है, तो हम लोग उसको निगेटिव सेंस में ले लेते हैं। तो एक इसमें निगेटिव सेंस कौन दे रहा? क्रो। और दूसरा है एक हेमलॉक ट्री। ये क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि हेमलॉक ट्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धतूरा। धतूरा जो भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है, सफेद कलर के फूल होते हैं इसमें, तो वो वाला ट्री है हेमलॉक ट्री। तो ये भी एक निगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी एक निगेटिव सेंस दे रहा है। तो लेखक जो है रॉबर्ट फ्रस्ट, वो ये दोनों चीजों को लेकर बताना चाहते हैं कि ये भले ही निगेटिव सेंस दे रहे हैं लेकिन हमारे लिए अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये एक रास्ते से जा रहे होते हैं जो हमारे कवि रॉबर्ट फ्रस्ट हैं, और ये बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब इनका मूड ऑफ होता है। तो ये जब जा रहे होते हैं तो हेमलॉक ट्री जो होता है वो डस्ट ऑफ, इसमें स्नो के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो गिरे होते हैं पेड़ पे, और इन पर एक कौन बैठ जाता है? आके कौवा। और कौवा जब बैठता है तो उससे कुछ डस्ट गिर जाते हैं किसके ऊपर? रॉबर्ट फ्रस्ट के ऊपर। और उस डस्ट के गिरने की वजह से इनका पूरा मूड चेंज हो जाता है। देखिए, ये हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों निगेटिव सेंस दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों के हेल्प से पूरा मूड चेंज हो गया लेखक का, और जो ये मूड ऑफ था इनका वो सही हो गया, और इनका जो पूरा दिन बर्बाद जाता वो बहुत अच्छा हो गया। तो इसी के बारे में बस चैप्टर लिखा है। ये बस इतना बताना चाहते हैं कि जो चीजें हमें निगेटिव सेंस दी जाती हैं, निगेटिव सेंस में बताई जाती हैं, वो जरूरी नहीं कि निगेटिव हो। जैसे हम बोलते बिल्ली रास्ता काट गई, हम नहीं जा रहे, तो ये निगेटिव सेंस है, हम लोग मान रखते हैं, लेकिन हो सकता है वो अच्छे के लिए हो सकता है वो रास्ता काट गई, हम थोड़ी देर रुके और कोई घटना होने वाली हो और उससे हम बच जाएं। तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा था। अब चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। तो ये जितने भी मैंने प्रश्न लिख रखे हैं इनका ऑप्शन भी देंगे। पहले हम इनको ऐसे कोशिश करते हैं करने की, इससे आपके 2 मिनिमम बहुविकल्पी क्वेश्चन और इसके अलावा जो आपका आता है क्या सेंट्रल आइडिया, वो भी कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट जो है वो किस ट्री के नीचे खड़ा था? अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट किस पेड़ के नीचे स्टैंडिंग खड़ा था? तो ये देखिए लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। किस पेड़ के नीचे? हेमलॉक ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमलॉक ट्री के।
अगला है हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री। तो देखिए यहां पर क्या आंसर होगा, हु सूक डाउन अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पर आकर कौन बैठ गया था, तो क्रो। कौन बैठ गया था, क्रो, कौवा। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक क्रो। हु वाज सूक डाउन हेमलॉक ट्री, एक क्रो। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहां खड़ा था, तो अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ के नीचे। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट मतलब तो ऐसे हम लोगों को पता है मिट्टी होती है, स्नो। तो देखिए जो हम घर पे बर्फ यूज करते हैं वो वाली बर्फ तो बहुत कठोर होती है, लेकिन जो अन्य स्थान जहां बर्फबारी होती है वहां पर जो बर्फ गिरती है वो बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट होती है। तो इसको इसी को इन्होंने बोला डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो इसको बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ स्नो। क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नेम ऑफ द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स, ये जो लाइन ली गई हैं इनके पोइट कौन है, तो ये मैंने पहले बता दिया था। इसके कौन से पोइट थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं और क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन है अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग। देखिए आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आप इनको लिख लेंगे और इसके बाद इनको रिवाइज करेंगे। ये 3 और 4 पैराग्राफ मैं करवाऊंगा, वही पेपर में आएंगे, ये आपको भरोसा देते हैं। 3-4 पैराग्राफ ही पढ़ लेना है आपको बस। तो अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट किस पेड़ के नीचे खड़ा था, पोइट किस पेड़ के नीचे खड़ा था, बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन है नीम ट्री, हेमलॉक ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री। तो ऑप्शन आपका होगा बी, हेमलॉक ट्री। दूसरा क्वेश्चन इसी का है हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर कौन बैठ गया था आके, ऑप्शन है क्रो, पिजन, कुक्कू, पैरट। तो एक ही ऑप्शन होगा पहला, क्रो। तीसरा है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। फिर से वही ऑप्शन है क्रो, पैरट, स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट, स्पैरो, पिजन। तो आपका आंसर वही हो जाएगा फिर से क्रो। कौन से पेड़ के नीचे आके बैठ गया था, कौन, तो हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो क्रो बैठा था। हु वाज द, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहां खड़ा हुआ था, तो आंसर क्या होगा, अंडर अ हेमलॉक ट्री, पोइट कहां था, हेमलॉक ट्री के नीचे। अगला है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो क्या है, ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो मैंने बताया था बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो इसमें ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ क्ले, मिट्टी के टुकड़े, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, पार्टिकल ऑफ स्नो। तो ये क्या थे, पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अगला था नेम द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स, ये जो लाइन्स लिखी गई हैं ये इनके रचयिता कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बोलता हूं, आप लिख लें इसे। व्हाट फेल ऑन द पोइट, व्हाट फेल ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर क्या गिरा। ऑप्शन है डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, लीव्स ऑफ ट्री, ड्रॉप्स ऑफ रेन। डस्ट ऑफ ट्री, ट्री के टुकड़े, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े, लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों की पत्तियां, ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें। तो क्या गिरा था इनके, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े गिरे थे, डस्ट ऑफ स्नो। अगला है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछा भी गया 2024 में। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, द क्रो कौवा और हेमलॉक ट्री, ये जो धतूरे का पेड़ है ये किसके सिंबलाइज हैं, ऑप्शन है सारो के हैं, हैप्पीनेस के हैं, सेलिब्रेशन के हैं, डेथ के हैं। मतलब ये दुख के प्रतीक हैं, प्रसन्नता के प्रतीक हैं, सेलिब्रेशन उत्सव के प्रतीक हैं, या डेथ मृत्यु के प्रतीक हैं। तो देखिए मैंने बताया था क्रो और हेमलॉक ट्री को इस चैप्टर में किस तरह दिखाया गया है, सारो, दुख की तरह। किस तरह, दुख की तरह। तो हेमलॉक ट्री और क्रो
काहे के प्रतीक हैं? दुख के। अगला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 विकल्प मिलेंगे, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। हेमलॉक इज अ ट्री विद स्वीट हेल्दी फ्रूट्स। हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जो हमें हेल्दी और मीठे फल देता है। हेल्दी, स्वास्थ्यवर्धक, स्वीट, मीठे फल देता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। दूसरा है हेमलॉक इज अ ट्री नोन फॉर फर्नीचर्स मेकिंग। हेमलॉक ट्री जो होता है वो फर्नीचर्स के लिए जाना जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हेमलॉक इज अ ट्री बियरिंग फ्रेगनेंट फ्लावर्स, यह बहुत अच्छे फूलों के लिए जाना जाता है, तो ये भी नहीं है। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, बिल्कुल यही है। हेमलॉक ट्री जो होता है, ये धतूरा जो होता है, ये पॉइजन्स का है, इसको जहर के रूप में माना जाता है। पॉइजन्स का प्रतीक है ये हेमलॉक ट्री। काहे का प्रतीक है? पॉइजन्स का। तो पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने जो क्या पिया था? विष, तो उसी के प्रतीक के रूप में धतूरा चढ़ाया जाता है उनके ऊपर। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अब इसका एक और है पैराग्राफ, उसको भी करवा देते हैं। देखिए, पहले पार्ट का हमने जो डस्ट ऑफ स्नो था उसका पैराग्राफ देख लिया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है फायर एंड आइस, कौन सा है? फायर एंड आइस। इसको भी किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रस्ट ने। अब इसका पैराग्राफ देखिए, तो पहले इसका हिंदी अर्थ हम जान लेते हैं कि इस पाठ के बारे में मतलब पाठ के बारे में बोला क्या गया था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताया गया जो हमारे वर्ल्ड है, पूरा संसार, पृथ्वी नष्ट कैसे होगी। तो इन्होंने बताया या तो फायर के द्वारा होगी, आग के द्वारा, या आइस, बर्फ के द्वारा। कैसे? जैसे हो सकता है कि पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते सूर्य के ज्यादा नजदीक पहुंच जाए, या सूर्य का कोई अंश या ऐसा कुछ हो जाए जिससे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए और पूरी पृथ्वी, आग की वजह से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है आइस की वजह से खत्म हो जाए। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। या तो इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाए कि पूरा जो पृथ्वी है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सब लोग जम जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बर्फ पूरी हिमालय की पिघल जाए और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाए। तो इनकी ये कल्पनाएं हैं कि या तो फायर से पूरी पृथ्वी नष्ट होगी या आइस से। अब लेकिन जो इनकी कल्पनाएं हैं वो अलग हैं, क्योंकि जो कवि होते हैं वो कुछ अलग सोचते हैं। हमको तो पता है फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ, या तो आग से खत्म होगी या तो बर्फ से, लेकिन इनकी कल्पनाएं अलग हैं। ये बोल रहे हैं फायर का मतलब डिजायर। फायर का मतलब क्या? फायर मतलब डिजायर, डिजायर मतलब इच्छाएं। दूसरा इन्होंने क्या बोला? आइस। आइस का मतलब हेटेड से है। इसका मतलब क्या है? नफरत। या तो इन्होंने बोला फायर का मतलब इनका इससे है, डिजायर से, या तो पूरी पृथ्वी इच्छाओं से खत्म होगी, या पूरी पृथ्वी किससे खत्म हो जाएगी? नफरत से। अब इनको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं कैसे खत्म हो सकती है। यदि मनुष्य की इच्छाएं बहुत हुई, जैसे मॉडर्न टाइप में आपने देखा कि एआई टेक्नोलॉजी आ गई, इच्छाएं बढ़ती जा रही नई नई चीजों को जानने के बारे में। अब जैसे किसी की इच्छा, जैसे पहले एक हिटलर व्यक्ति था, आपने सुना होगा हिटलर। इसकी इच्छा थी कि मैं एक सम्राट ऐसा बनूं जिस पर मेरा ही पूरी दुनिया पर अधिकार मेरा हो। अगर ऐसी सबकी इच्छाएं होने लगी कि मेरा ही अधिकार पूरी दुनिया पर हो, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म। तो ये ऐसे ही बोल रहे थे कि अगर मनुष्य की इच्छाएं ऐसे ही बढ़ती रहीं, ऐसे ही ये लोग सोचते रहें कि हम ब्रह्मास्त्र, मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? खत्म। दूसरा, या तो नफरत से। आज की दुनिया में आप देख ही रहे हैं, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, हर लोग सोचते हैं कि ये हमसे कम हो। तो ये नफरत है, या तो नफरत इतनी ज्यादा हो जाएगी लोगों के बीच कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा। तो नफरत ज्यादा होने की वजह से भी पूरे वर्ल्ड का विनाश हो सकता है। जैसे हर कोई देश चाहता है कि हम उससे ज्यादा आगे बढ़ें।
भारत चाह रहा कि मैं चीन से आगे हो जाऊं, चीन चाह रहा है कि मैं सबसे आगे हो जाऊं। तो ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे में नफरत पैदा करती हैं, और यही दो कारण हैं, नफरत और इच्छाएं, जो पूरे पृथ्वी को एक दिन क्या कर देंगी, नष्ट। यही लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का अंत हो जाएगा इन फायर, आग से, यानी किससे, इच्छाओं से। सम से इन आइस, कुछ लोग बोलते हैं कि आइस बर्फ से, यानी हम इसका मतलब क्या निकालेंगे, नफरत से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग फायर का फेवर कर रहे हैं और कुछ लोग आइस का फेवर कर रहे हैं। अब प्रश्न देखिए इसमें, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। मैं आपको ऑप्शन दिए दे रहा हूं सभी के। तो क्वेश्चन पहला क्या है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। इन जो अबव लाइन्स ये ऊपर दी गई हुई हैं लाइन से, इनका स्पीकर कौन है। ऑप्शन है अ लीडर है, अ टीचर, द पोइट, अ बॉय। तो इसका जो लेखक है वो एक पोइट है। कौन है, पोइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ पोइट। अगला है द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। स्पीकर्स के ओपिनियन में संसार काहे से खत्म हो जाएगा, तो फायर और आइस से। किससे, या तो फायर से या आइस से, या तो फायर से खत्म हो जाएगा या आइस से। सॉरी। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड। कुछ लोग बोलते हैं, इसमें नहीं है, मैं बोले दे रहा हूं, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड। कुछ लोग कहते हैं कि समाप्त हो जाएगा संसार। ऑप्शन है स्मोक से, वाटर से, सी से, फायर से। तो इसमें एक ही ऑप्शन है फायर। इसमें आइस नहीं लिखा है तो सिर्फ फायर लगाएंगे आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हेयर। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। बोले कि इसको होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो। तो इसका मतलब क्या होता है, होल्ड का मतलब। अब देखिए, होल्ड का तो ऐसे मतलब कैच भी होता है, कैच का मतलब भी क्या होता है, पकड़ना। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है डिजायर। डिजायर का मतलब अभी हमने बताया, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छाएं। दूसरा है स्काई, आकाश, सपोर्ट या फिर कंफर्ट। तो इसमें एक ऑप्शन है सपोर्ट देना, होल्ड पकड़ना या सपोर्ट देना। ठीक है, तो होल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सपोर्ट। हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम। पोइट्स होगा यहां पे, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम। इस पोयम का कवि कौन है, इस पोयम का कवि कौन है। तो ये भी वही है, कौन, रॉबर्ट फ्रस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रस्ट। ओके, तो दोनों के रॉबर्ट फ्रस्ट थे, फायर एंड आइस के भी और द डस्ट ऑफ स्नो के भी। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आप लोग फंस जाते। फायर को किससे कंपेयर किया गया है, ये मैंने पहले ही बताया था मैंने। फायर को किससे कंपेयर किया गया है, डिजायर, इच्छाओं से। यहां फायर का मतलब आग नहीं, फायर का मतलब क्या है, इच्छाएं। तो फायर को किससे कंपेयर किया गया है, डिजायर से। ऑप्शन थे लव से, हेटेड से, डिजायर से, जॉय से। तो किससे कंपेयर किया गया है, डिजायर से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पोइट सेज दैट ही हैज टेस्टेड। उसने टेस्ट किया है किसका, द पोइट सेज दैट ही हैज टेस्टेड। लव का, हेट का, डिजायर का, जॉय का। तो डिजायर का, किसका टेस्ट किया है, डिजायर का। तो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर भी है इसका इंपॉर्टेंट यही पैराग्राफ था। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अ टाइगर इन द जू। देखिए हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए। पहला क्या था, द डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा था। दूसरा क्या था, द फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा था। ये वाला चैप्टर का कौन सा है, द टाइगर इन द जू। द टाइगर इन द जू, इसको लिखा है नेशनल नॉरिस ने। किसने, नेशनल नॉरिस ने। तो चलिए पहले इसकी कहानी जानते हैं कि कहानी क्या थी इस चैप्टर की। तो कहानी में ये बताया गया है कि इसके शायद 5 स्टैंजा हैं। ये पहला है, इसके अलावा 4 और हैं। ये कहानी थोड़ी लंबी है। तो पहले स्टैंजा में ये बताया गया है टाइगर है क्या, रियल में जो ये इसमें दिखाया गया है।
फिर ये रियल में क्या होना चाहिए, यहां पर क्या है ये पहले स्टेंजा में बताया गया, होना क्या चाहिए ये दूसरे और तीसरे में बताया गया। तो क्या बोला गया, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। देखा होगा आपने, जो टाइगर होता है उसके स्ट्रिप्स होती हैं, आप इनको पट्टियां बोल सकते हैं, ब्राउन कलर की, रेड कलर की हल्की, और अगर व्हाइट वाला हुआ तो उसके व्हाइट कलर की होती पट्टियां। तो उसकी अजीब तरह की जो पट्टियां थीं, अजीबोगरीब, ही फ्यू स्टेप्स ऑफ हिन केज, वह अपने जॉ पंजों के द्वारा स्टेप्स चल रहा था। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो मखमल की तरह पैर थे, जो पैर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं मखमल की तरह। तो ये उसके बारे में वर्णन किया गया कि वो जो अभी वहाँ पर वॉक कर रहा है वो कैसा दिख रहा है, उसकी स्ट्रिप्स कैसी हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। अगले वाले जो पैराग्राफ स्टैंजा होगा उसमें ये बताया जाएगा रियल में ये क्या होना चाहिए, इसे तो एक जंगल में होना चाहिए था, और बड़ी बड़ी जो घास है उसके अंदर छुप के किसी डियर का इंतजार करना चाहिए था, और जब वो आता तो उसका शिकार करना चाहिए था। रियल में ये होता है, लेकिन यहाँ कुछ और है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज इन केज, इनमें से कौन सा है जो केज में है। केज का मतलब आप जानते हैं, कटघरा आप बोल सकते हैं। केज का मतलब क्या होता है, कटघरा, तहखाना, जहां पर बंद कर दिया जाता है जीवों को। आप जू गए होंगे तो वहां देखे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कटघरा। तो इसमें बोला गया है पहला, विच इज द फॉलोइंग इज इन अ केज। ऑप्शन है टाइगर, डॉग, बियर, हिन। तो केज में कौन था, केज में आपका क्या था, टाइगर, टाइगर था केज में। दूसरा है, व्हाट इज द पोएम टाइटल ऑफ द, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, इस पोएम का टाइटल क्या है, मतलब टाइटल का मतलब होता है इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो बताया गया है टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू, सॉरी, टाइगर इन द जू के बारे में। अगला है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ, इसको तो हो गया। व्हाट डज ही स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, ये जो ही बोला गया है ये किसके लिए बोला गया है, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, विविड स्ट्रिप किसके हैं, तो टाइगर। तो ये जो ही बोला गया है ये किसके लिए बोला गया है, टाइगर के लिए। ही किसके लिए बोला गया है, टाइगर के लिए। अगला है, वेयर इज द टाइगर वॉकिंग, टाइगर कहाँ वॉकिंग कर रहा था, तो कहां कर रहा था, केज के अंदर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो वॉकिंग कहां कर रहा था, केज के अंदर, कटघरे के अंदर। तो ऑप्शन है इसमें देखिए, इन हिज केज, इन हिज डेन, ऑन द ग्रास, इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में था, ग्रास में था, डेन में था, केज में था। तो इन हिज केज, अपने केज में, अपने कटघरे में। तो बस ये इसको ऐसे लिख देना, इन हिज केज। कहाँ था टाइगर, इन हिज केज। ओके, एक और है इसमें, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। ये स्टैंजा जहां से लिया गया है इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, ये बताना है। तो लेस्ले नॉरिस, कौन है, लेस्ले नॉरिस। तो इसके पोइट कौन है, लेस्ले नॉरिस। तो ये 3 चैप्टर हमने कर लिए। एक इसका इंपॉर्टेंट और है चैप्टर फॉग, उसका एक पैराग्राफ और देखेंगे हम लोग। इसके बाद आप इतने ही पैराग्राफ पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए हमने अभी तक 3 टॉपिक कर लिए, अभी हमारा चौथा है। ये चैप्टर आपका 10 है, चैप्टर का नाम है फॉग, और सबसे छोटा चैप्टर यही है फॉग का। इसको सैंडबर्ग ने लिखा है, किसने लिखा है, सैंडबर्ग, ये याद रखना। इनका पूरा नाम कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग। तो चैप्टर का नाम हो गया फॉग, और इसको लिखा किसने है, कार्ल सैंडबर्ग ने। तो इन्होंने इस चैप्टर में बताया क्या है, एक कैट की तुलना इन्होंने करवाई है कोहरे से। फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा। तो इन्होंने कैट की तुलना एक फॉग से करवाई, जबकि हमें तो ऐसा कुछ समानता नहीं दिखती, लेकिन इन्होंने करवाई है। देखिए किस आधार पर करवाई है तुलना। इन्होंने बोला कि जो कोहरा होता है वो एक कैट की तरह होता है। कैसे, क्या कंपेयर करवाया इन्होंने, इन्होंने बोला कि जैसे
कोहरा आता है एकदम चुपके से, बिल्कुल साइलेंटली। वैसे बिल्ली भी एकदम साइलेंटली आती है। बिल्ली जब आपके पास आएगी, या शिकार पर देखा होगा आपने कभी, तो उसकी वॉइस नहीं होती, एकदम दबे पांव जाती है, उसकी वॉइस बिल्कुल नहीं होगी शिकार करने पर जब हो जाती है। उसी प्रकार कोहरा भी बिल्कुल साइलेंटली आता है, रहता है थोड़ी देर और फिर साइलेंटली ही चला जाता है। उसी तरह जब शिकार पर बिल्ली आती है तो रहती साइलेंटली आती है, और फिर शिकार करने के बाद चुपचाप साइलेंटली ही चली जाती है। तो उसी को बोला गया है द फॉग कम्स, कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, जो बिल्ली के फीट पैर होते हैं दबे हुए छोटे छोटे, वैसे आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ये पूरे शहर में फैल जाता है ऑन साइलेंट ऑनर्स एंड देन मूव्स अवे, और इसके बाद फिर यह चला जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु इट इज द पोइट ऑफ द पोयम, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम। तो इसके पोइट कौन है इस पोयम के, ये देखिए लिख दिया था हमने, कार्ल सैंडबर्ग। आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं इससे। पहला था रॉबर्ट फ्रस्ट, कार्ल सैंडबर्ग, रॉबिन क्लेन, W.B. येट्स। तो कार्ल सैंडबर्ग है। द फॉग इज कंपेयर्ड टू, द फॉग इज कंपेयर्ड टू, फॉग की तुलना किससे की गई, अभी हमने आंसर आपको बता दिया था। फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, कैट से। ऑप्शन इसमें थे माउस, मंकी, कैट, नन ऑफ दिस। तो किससे किया गया है, कैट से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैट। इसका क्या हो जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग। हाउ डज द फॉग कम्स, फॉग कैसे आता है, हाउ डज द फॉग कम्स। अभी मैंने बोला था फॉग कैसे आता है, एकदम कैट्स की तरह दबे पाए हुए। तो इसमें ऑप्शन है लाइक लिटिल कैट, लाइक स्मॉल फ्रॉग, लाइक क्रोकोडाइल, लाइक फ्यूरियस स्टॉर्म। एक फ्यूरियस स्टॉर्म तूफान की तरह, क्रोकोडाइल मगरमच्छ की तरह, स्मॉल फ्रॉग छोटे मेढक की तरह, या लिटिल कैट। तो ये कैसे आता है, लिटिल कैट की तरह, लिटिल कैट। अगला है व्हाट डज इट रिफर टू इन द फॉर्म। जो इट प्रयोग हुआ है इसमें, देखिए इट सिट्स लुकिंग, क्या दिखाई देता, किसके बारे में बोला गया है, इट किसके बारे में बोला गया है। तो व्हाट डज इट रिफर टू इन द पोयम, इस पोयम में इट किसके लिए बोला गया। तो इट देखिए इट्स लुकिंग, ये कैसा दिखाई देता है, कौन, कोहरा। तो ये जो इट प्रयोग हुआ है ये फॉग के लिए प्रयोग हुआ है। तो जो इट का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है, फॉग के लिए, इट कोहरा के लिए प्रयोग हुआ है। द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ये देखिए लिखा द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट, कैट की तरह, किसकी तरह, कैट की तरह। द फॉग कम्स कैसे आता है, लिटिल कैट की तरह। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं। इसमें बोला गया है लाउडली, हैस्टली, साइलेंटली, स्लोली। तो साइलेंटली आता है, बिल्कुल एकदम चुपके से। लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट, ये देखिए वर्ड मिल गया, कैसा है, साइलेंट, एकदम चुपके से आता है। तो द फॉग कम्स साइलेंटली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फॉग कम्स साइलेंटली। तो इससे आपके 2 मार्क्स एकदम फिक्स हो गए। अगला टॉपिक हम जब करवाएंगे तब बताएंगे इसमें क्या करना है।